हेलो फर्स्ट ईयर ऑनर्स के बच्चों, आपको दो पेपर मैं पढ़ाने वाली हूँ। एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक प्रैक्टिकल भूगोल, आपका जो प्रायोगिक भूगोल वाला पेपर है। तो पहले मैं आपको मानव भूगोल के बारे में बताती हूँ। मानव भूगोल में आप लोग सबसे पहले तो कुछ राइटर्स हैं किताबों के जो आप लिख लें कि मानव भूगोल में एस.डी. कौशिक है, स्नेह साहिबाल हैं, डॉक्टर बी.सी. जाट हैं, मामोरिया हैं और भी कुछ किताबें हैं। अगर आप देखना चाहें तो बुक सेलर पे जाके देखें और वहाँ पर जिसकी भाषा आपको ठीक से समझ में आए आप वो किताब खरीदें। कुछ नोट्स तो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि आपको पढ़ना हो तो लाइब्रेरी में भी सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले, कॉलेज आना हो तो आप लोग आकर अपना लाइब्रेरी में भी अपना मैटर देख सकते हैं। यहाँ हम शुरुआत करते हैं आज मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल में हम मानव भूगोल को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मानव भूगोल परिभाषा पार्ट 1, या ऐसा कह लीजिए कि मानव भूगोल का एक परिचय। मानव भूगोल मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन रहा है। यानी पहले हम केवल भौतिक भूगोल में पढ़ते थे, किस तरह से भौतिक आकृतियाँ बनी, भूगर्भिक हलचल कैसे हुई, हाँ। लेकिन मानव भूगोल में हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति के साथ मानव के संबंध कैसे रहे और उन संबंधों के साथ प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन किए गए और मानव ने अपने जीवन में प्रकृति के अनुरूप क्या क्या परिवर्तन किए। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करेंगे। तो एक तरफ प्राकृतिक घटनाक्रम और दूसरी तरफ मानव के क्रियाकलाप हैं। यानी प्रकृति की जो घटनाएं हैं वो मानवीय जीवन को या मानवीय क्रियाओं को किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़े। अब ये एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि समय समय पर एक दूसरे के अंदर परिवर्तन भी लाती है। तो मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव प्राकृतिक वातावरण पर पड़ता है और मानवीय क्रियाकलापों को प्राकृतिक वातावरण एक निश्चित दिशा देता है। यानी मानव स्वतंत्र नहीं है कि वो कुछ भी करे, प्रकृति उसकी स्वतंत्रता को रोकती है। अब प्राकृतिक घटनाक्रमों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन सभी घटनाओं के प्रभाव से है जो प्रकृति में घटित होती हैं और मानव को एक नियंत्रित जीवन यापन करने को बाध्य करती हैं। और यही क्रिया जो है मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को व्यक्त करती है। यानी प्रकृति में जो भी घटना घटित होगी उसी के अनुरूप मानव को अपनी जीवनचर्या जीनी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, जिन स्थानों पर भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ, जैसे एग्जाम्पल जापान में, तो उन लोगों ने अपने घर लकड़ी के बनाने शुरू कर दिए ताकि भूकंप से जब वो गिर जाएं तो वो उनको वापस खड़ा कर सकें और जान और आर्थिक हानि से बच सकें। पृथ्वी मानव का घर है, यानी मानव का अस्तित्व जो है वो पृथ्वी से ही है। और यदि इस दृष्टि से हम यहाँ पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव समुदायों का अध्ययन करें तो हम धरातल पर अनेक विभिन्नताएं देखते हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं ये अलग अलग तरह से आपको दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें शीत कटिबंध की,
शीत कटिबंध मतलब जहाँ पर शीत ऋतु लंबी, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी, या वो क्षेत्र जहाँ शीतकाल की अवधि लगभग 8 से 9-10 महीने और ग्रीष्मकाल केवल 1 या 2 महीने। अब ये कौन से क्षेत्र हैं? ये वो क्षेत्र हैं जो आपके 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र और दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र। अब चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो मनुष्यों का जो प्रवास है वो अधिकांशतः 0 डिग्री से 23 डिग्री के लगभग ही, 23 डिग्री या 30 डिग्री तक ही रहता है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा मानव बसाव क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो थल है वो ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादातर मानव रहते हैं। अब इनमें जब हम 60 डिग्री अक्षांशों से ऊपर उत्तरी गोलार्ध के रूप में चलते हैं तो वो ज़्यादातर बर्फीले इलाके हैं। अब जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ के व्यक्तियों का जीवन, वहाँ के खान पान, व्यक्तियों के वस्त्र, उनकी जनसंख्या, ये सब के सब प्रभावित हैं उस कटिबंध की जलवायु से। और चूंकि वहाँ हमेशा शीत ऋतु लंबी रहती है, ग्रीष्मकाल बहुत छोटा होता है, तो वहाँ के व्यक्ति, वहाँ जनसंख्या का जो स्तर बहुत कम है। वहाँ जनसंख्या बहुत ही, विश्व के अनुपात में देखें तो बहुत ही कम है। और उन एरियाज़ में जो लोग हैं वो उन माइनस टेम्परेचर्स में बहुत कम रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो है मानव भूगोल के विद्यार्थी ले सकते हैं एस्किमोज का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम उष्ण कटिबंध। अब बच्चों उष्ण कटिबंध में क्या आएगा? उष्ण कटिबंध में हम लोग शामिल करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों को। अब आप देखिए, अगर भारत में हम देखें तो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर। अब जैसलमेर इलाका जो है, या उधर मरुस्थलीय पार्ट में जैसलमेर के आसपास के जो ज़िले हैं जिनमें कि मरुभूमि अधिक है, उन सभी क्षेत्रों में, और स्पेशली थार का मरुस्थल जो जैसलमेर बाड़मेर ज़िलों को कवर करता है, वहाँ जनसंख्या अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा बहुत कम है। अब क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी मानव जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। जैसे आप जितने भी मरुस्थलीय एरिया हैं, वो कालाहारी हो, आपका सहारा हो, थार डेजर्ट हो, अब ये जो भी हैं, यहाँ पर पानी की कमी और भीषण गर्मी वाली दशाओं में व्यक्ति का जीवित रहना और अपने लिए जीने के लिए सुविधाएं जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जनसंख्या का जो घनत्व है वो इन एरियाज़ में हमेशा कम मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ जो विभिन्नताएं देखने को मिलेगी कि शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। अब इन सब एरियाज़ में जब जनसंख्या को हम तुलना करेंगे तो वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो आपको समशीतोष्ण पार्ट में मिलेगी, जहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकाल बैलेंस यानी संतुलन की स्थिति में रहता है और वहाँ पर मानव का विकास आसानी से होता है। वो आसानी से उस जलवायु में अपने आप को जीवित रख सकता है। अब इन समुदायों की आप शारीरिक संगठन देखेंगे, उसमें भी आपको अंतर मिलेगा। फिर आप उनका रहन सहन देखेंगे, उसमें भी अंतर मिलेगा। खाने पीने की जैसे जो आदतें हैं या खाने पीने को जो वस्तुएं मिलती हैं उनमें भी अंतर मिलेगा। और निश्चित ही बात है कि जब खान पान अलग होगा, व्यक्ति का शारीरिक संरचना ही अलग होगी, तो रीति रिवाज, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्थाएं आदि सभी बिल्कुल अलग रूप में देखने को मिलेंगी।
अभी इन सब के अलावा भी ये देखोगे तो आप मानव सभ्यता और सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ये भी मानव समूहों की अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं और जिसके आधार पर प्रदेश या देश निर्मित हुए हैं। जैसे भारत, चीन, जापान या यूरोपीय देश और अमेरिका आदि अपनी सभ्यता, संस्कृति, कार्यकलापों की विरासत लिए हुए अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं और ये विभिन्नताएं भौगोलिक परिवेश में देश व काल के आधार पर देखी जा सकती है। जैसे आप तकनीकी विकास में देखते हैं तो अमेरिका, यूरोप ये सब हमसे बहुत आगे दिखाई देते हैं। और अगर हम सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जो भारत और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, इनमें सामाजिक व्यवस्थाएं ज़्यादा मजबूत हैं, पारिवारिक स्थितियां ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। अब इसमें दो तीन एग्जाम्पल, जैसे अफ्रीकी देश के निवासी एशिया से अलग मिलेंगे, यूरोप से अलग मिलेंगे। इनका खान पान, रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज बिल्कुल अलग। अफ्रीका में जो आदिवासियों का जीवन है वो अफ्रीका के निवासियों का जीवन है वो अब तक ज़्यादा डेवलप एरिया में नहीं दिखाई देता है। और भारत चूँकि काफ़ी लंबे समय यूरोप का उपनिवेश रहा है, इस कारण से यूरोप ने जितनी तकनीकी विकास और तरक्की की उतनी भारत भी नहीं कर पाया। फिर रीति रिवाज और रहन सहन, तो उनमें भी आप देखेंगे तो वस्त्रों में भी पहनने के तरीके में अंतर है। दूसरा, खाने पीने की भी, क्योंकि यूरोप एक ठंडा स्थान है, भारत एक उष्ण जलवायु वाला प्रदेश है, तो इनमें खान पान में अंतर होना स्वाभाविक है, वस्त्रों में अंतर होना स्वाभाविक है और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं तो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि धार्मिक आधार पर भी सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। भारतीय लोगों की जो वेशभूषा और रहन सहन, खान पान है, आप देखेंगे अगर चीनी संस्कृति से हम कंपैरिजन करें तो वो भी अलग है। यूरोपीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल अलग है। जबकि यूरोप का उपनिवेश भारत काफ़ी सालों तक रहा है, पर उसके बावजूद भारत पर यूरोपीय संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न भौगोलिक परिवेश मानवीय क्रियाकलाप परिवेशों में मानवीय क्रियाकलाप अलग अलग पाए जाते हैं और मानव अपने वातावरण के अनुरूप उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके अपनी क्रियाएं करता है। स्पष्ट है कि धरातल पर सभी क्षेत्रों में यदि भौगोलिक पर्यावरण की दशाएं समान हो तो संभवतः मानव के क्रियाकलाप भी समान ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जगह भौगोलिक पर्यावरण अलग अलग हैं तो मानव की क्रियाएं भी अलग अलग हैं। मानवीय गतियों को भौगोलिक दशाएं गति प्रदान करती हैं और इसी के अनुरूप मानव विभिन्न कार्यकलाप करता हुआ अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है। जैसे नदी घाटी में रहने वाले प्रथम मानव समुदाय ने क्या कृषि करना सीखा, क्योंकि पानी मिला था, मिट्टी मिली थी, तो वो कृषि कार्य वहाँ पर करने लगा और अपनी उदर पूर्ति करने लगा। इस क्रिया में उसने एक स्थायी जगह बनाई अपने रहने की कि अब मैं यहाँ पर स्थायी रूप से बस सकता हूँ। फिर जंगलों में जो विचरण करने वाला मानव था, वो शिकार करने के लिए काफ़ी दूरी तक उसको मेहनत करनी पड़ती थी, तो वो उससे त्रस्त हुआ और स्थायी जीवन की तरफ उसने अपना प्रभाव रुख किया। और वहाँ पर जैसे कि जो लोग जंगल में रहते थे, जब उन्हें लगा कि ये नदी के किनारे जो लोग रहते हैं बड़े आराम से रह रहे हैं, इनको खाने को भी आराम से मिलता है, इनको जानवरों के पीछे भी नहीं भागना पड़ता, तो इन लोगों ने भी अपना जो बसाव है उसकी शुरुआत की। और समुद्र के पास जैसे जो लोग रहने लगे,
उन्होंने समुद्र से प्राप्त संसाधन जैसे मछली, तो मछली पकड़ने जैसी क्रिया को शुरू किया। जंगलों में रहने वालों ने लकड़ी काटकर और कंदमूल एकत्र करके जीवन यापन शुरू किया। और इसी प्रकार से जो मैदानी भागों में रहते थे उन्होंने कृषि की, यातायात के साधन डेवलप किए, मशीनरी, व्यापार, निर्माण, उद्योग, ऐसे विकास करके अपनी आजीविका को शुरू किया। तो तीनों एरियाज, जैसे समुद्र के पास रहेंगे तो मछली पकड़ेंगे, मत्स्य उद्योग अपनाएंगे, जंगलों में रहेंगे या जंगल के आसपास रहेंगे तो लकड़ी काटना और फर्नीचर उद्योग की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, और मैदानी भागों में चूँकि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों को अपनाएंगे। इस प्रकार विश्व के विभिन्न प्रदेशों के वातावरण में निवास करने वाला मानव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही उसका उपयोग करता है। और ये जो आपस का सामंजस्य है प्रकृति और मानव का, ये कहलाता है पर्यावरण अनुकूलन। अब मानव पर्यावरण में परिवर्तन करके तो कहीं पर्यावरण के आधार पर अपने आप को समर्पित करके विकास का मार्ग अपनाता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। तो मानव भौगोलिक परिवेश में रहकर 3 प्रकार की क्रियाएं करता है। पहला अनुकूलन, दूसरा रूपांतरण और तीसरा समायोजन। अनुकूलन मतलब जैसी प्रकृति है उसके साथ उसी रूप में रहना। जंगल में है तो कंदमूल खाना, कच्चा मांस खाना, जंगली आदिवासी रूप में रहना। रूपांतरण की जो मिला है उसको परिवर्तित किया जाए, कि जंगल मिल गया तो लकड़ी व्यवसाय अपनाया जाए, समुद्र मिल गया तो मछली व्यवसाय अपनाया जाए। और समायोजन में कि प्रकृति ने जो संभावनाएं मनुष्य को दी हैं उन संभावनाओं के साथ विकास करना और प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, यानी प्रकृति भी सुरक्षित रहे और मानव भी उस सुरक्षित प्रकृति के साथ अपना विकास कर सके, उसको आप कहते हैं समायोजन। तो इन तीनों ही प्रकार की क्रियाओं में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का सामंजस्य कर सभ्यता और संस्कृति का विकास मानव करता है, जो उनकी आपस की अंतर क्रियाओं का परिणाम होती है। यही मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख कारण है, क्योंकि मानव भूगोल को अलग करके पढ़ने के यही कारण सबसे ज़्यादा देखे गए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ परिवर्तन और प्रकृति जैसा है उसके साथ अनुकूलन करते हुए मनुष्य ने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य पैदा कर दिए या बना दिए, निर्मित कर दिए। तो इस कारण से मानव भूगोल को अलग से पढ़ा जाने की आवश्यकता महसूस हुई और फिर मानव भूगोल को अलग से पढ़ना शुरू किया गया। तो मानव भूगोल के अध्ययन का जो क्षेत्र है और इसके अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों और मानवीय क्षमताओं, यानी प्रकृति की कितनी ताकत है और प्रकृति की ताकत के साथ मानव अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए किस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है, इसका आकलन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब इससे आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी कि बहुत सारे विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषाओं में किस तरह से मानव भूगोल के अध्ययन को स्पष्ट किया है।